नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सियासी सफर में। सियासी सफर का कारवां पहुंच चुका है बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में। इस वक्त हम मौजूद हैं बांसवाड़ा के जिला मुख्यालय पर स्थित बस स्टैंड पर। यहां पर हम बात करने की कोशिश करेंगे बांसवाड़ा के मुद्दों को लेकर के कि आखिरकार बांसवाड़ा के मन में क्या है। बांसवाड़ा के हमारे जो स्थानीय सहयोगी हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताएं आशुतोष, बांसवाड़ा की सियासत क्या कह रही है इस बार? बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वो काफ़ी फैला हुआ जनजातीय क्षेत्र है यहाँ पे। और यहाँ पे भाजपा, कांग्रेस और एक भारतीय ट्राइबल पार्टी जो पिछले विधानसभा चुनाव में एक उभर के आई है वो अभी मैदान में है। और भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ये एक संकट की स्थिति है कि बीटीपी कहीं इसमें गैन नहीं कर जाए। और यहाँ बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ की 5 विधानसभाएं हैं जहाँ पे 12 लाख से अधिक वोटर यहाँ पे शामिल हैं। और डूंगरपुर की 3 विधानसभाएँ हैं जहाँ पर 7 लाख के वोटर हैं। और बांसवाड़ा डूंगरपुर के मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में यहाँ पे रेलवे प्रोजेक्ट, पावर प्लांट, उस तरह के प्रोजेक्ट थे जो बीजेपी सरकार में उनके ऊपर काम नहीं हो पाया था। तो ये लोकसभा में ये रेलवे का मुद्दा और न्यूक्लियर पावर प्लांट का मुद्दा ये प्रमुख मुद्दे होंगे। ये प्रमुख मुद्दे होंगे। वाकई इन मुद्दों में कितना दम है और ये मुद्दे कितना प्रभावित करेंगे इस बार लोकसभा के चुनाव को। और सांसद का रिपोर्ट कार्ड भी हम यहाँ पर जांचेंगे कि आखिर यहाँ के स्थानीय सांसद ने कितना काम किया है बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए। ये हमारे साथ लोग मौजूद हैं, ये पैनलिस्ट मौजूद हैं, ये बांसवाड़ा की बात करने के लिए बांसवाड़ा के वो मौजूद लोग हैं जो बांसवाड़ा की आवाज़ को बुलंद करेंगे। सबसे पहले भैया हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भैया आपका नाम बताएं, क्या करते हैं आप? प्रकाश मीणा, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा तो प्रकाश जी, बांसवाड़ा के अंदर कितना काम किया पिछली केंद्र की सरकार ने? पिछली सरकार ने यहाँ मतलब 0% से ही 0% काम किया है। अच्छा हाँ। यहाँ के सांसद का कामकाज कैसा रहा? यहाँ का 0 कह रहा हूँ, एक जीरो रहा। अच्छा ये बताएं आप, यहाँ की सियासत क्या कह रही है इस बार? यहाँ की सेहत त्रिकोणीय मुकाबला है। चलिए, सबके अपनी अपनी राय। आप बताएं भैया, आप युवा हैं, युवाओं के लिए कितना काम देखने को मिला आपके इलाके में? सर फिर जो बीजेपी सरकार में तो सांसद अपने एरिया से कभी बाहर निकला ही नहीं है और कभी काम उनकी तरफ से कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कहीं भी युवाओं को लेकर आगे रह के कोई काम कराया, कुछ भी कराया। ऐसा उम्मीद है कांग्रेस से, कांग्रेस आई भी है सत्ता में और कांग्रेस ने हमेशा पहले भी काम कराया था, इस बार भी करवाएगी। सबकी यही धारणा कि कांग्रेस एक तरफा निकल जाएगी। अच्छा, ट्राइबल पार्टी कितना प्रभावित करेगी इस इलाके के वोटर्स को? ट्राइबल पार्टी हमारे जैसे बांसवाड़ा इस क्षेत्र में तो इतना प्रभावित नहीं करेगी। जैसे डूंगरपुर से जो जिला वहाँ पे उसने थोड़ा प्रभाव रखा, पर इस लोकसभा चुनाव में इतना प्रभाव नहीं कर पाएगी। अच्छा, केंद्र की जो सरकार है उसकी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी है? केंद्र सरकार की योजना से जहाँ तक मैंने देखा है, पहले भी मोदी जी ने इतनी सारी कहते योजना निकाली, मेरे तो नहीं लगता कि धरातल तक कोई आती चीज़ है। ये सब ऊपर तक की बड़ी बड़ी बातें रहती है, बांसवाड़ा तक नहीं है बात कहीं भी आपको निचले स्तर तक नहीं दिखेगी। सर आप कभी नीचे से जांच करके भी देखो, आपको नहीं दिखेगा कि कोई भी योजना निचले धरातल तक आई हो। आप बताएं भैया, आप क्या करते हैं और क्या कहते हैं बांसवाड़ा की सियासत क्या कह रही है इस बार? मैं व्यापारी हूँ, मेरा नाम निखिल है, श्रीमाल है। बांसवाड़ा की जनता का मानस तो समय रहते बन जाएगा कि किसके पक्ष में वोट करना और किसके पक्ष में नहीं करना। और बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो एक ये राष्ट्रीय मुद्दा चलता है। इसमें सबसे पहले राष्ट्र की बात आती है कि राष्ट्र से क्या निकलता और क्या नहीं निकलता। अब मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताता हूँ, राज्य की जनता को बता दूँ कि पिछली सरकार 2014 में जब बड़े बड़े मुद्दे लेकर आए हुए थे और एक भोली भाली जनता ने नगर परिषद से लेके सांसद तक बीजेपी का बिठा दिया। जनता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन 5 साल में बीजेपी ने कितना काम कराया। सबसे पहले मैं स्वच्छता का, जो बहुत बड़े स्लोगन लगे थे, स्वच्छता स्वच्छता, आपके ही कैमरामैन को कहता हूँ कि मैं देख लीजिए कितनी शानदार सफाई दिख रही है। पीछे की सफाई दिखाएं एक बार। शानदार सफाई है। एहसान पीछे की सफाई दिखाएंगे। देखिए, हाँ, ये बांसवाड़ा नगर परिषद का हाल है जो आपके सामने है तस्वीरों में कि आखिरकार बांसवाड़ा की जो नगर परिषद है वो किस तरह का काम करती है बांसवाड़ा में। चलिए, ये तो रही सफाई की बात, और किस तरह की बात आप बुलंद करना चाहेंगे आवाज? ये सिर्फ एक छोटा मेन बस स्टैंड है, इतनी सफाई है, आप देख लीजिए पूरे शहर में गंदगी आलम पे। आप बताएं भैया, यहाँ का इलाका क्या कहता है इस बार, यहाँ की सियासत कहाँ जा रही है? देखिए, बांसवाड़ा से मैं हूं और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का प्रदेश सचिव भी हूं। मेरा नाम अरविंद डामोर है। मैं आपके सामने स्पष्ट बात रखूंगा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जो सियासत है, यहाँ के लोग हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पर अभी तो 5 साल में जो विकास होना चाहिए था वो विकास अभी तक नहीं हुआ है। रही बात बेरोजगारी की, अगर बांसवाड़ा में रेल प्रोजेक्ट आता तो मैं ये मानता हूँ खासी ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ पर ख़त्म होती। बेरोजगारी ख़त्म होती, परमाणु बिजली घर आता तो यहाँ पर बेरोजगारी ख़त्म होती। प्रति वर्ष बांसवाड़ा ज़िले और डूंगरपुर ज़िले से के प्रत्येक एक गांव से 100 लोग, प्रत्येक गांव से 100 लोग हर वर्ष के बाद या तो एमपी
काम के लिए जाते हैं या फिर गुजरात पलायन करते हैं। ये बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ के लोगों की बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। और दूसरी बात माही डैम में जो पानी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा इलेक्शन में ये वादा किया था कि बांसवाड़ा के जो माही बजाज का पानी है उसको हम अंतरिम टेल तक पहुंचाएंगे, वो अभी तक नहीं पहुंचा पानी। आप बताएं, बांसवाड़ा के बारे में बात करेंगे। बांसवाड़ा में कौन से मुद्दे होंगे जो देश के चुनाव को प्रभावित करेंगे? सांसद कैसा होना चाहिए बांसवाड़ा के लिए? सांसद तो ऐसा है सर कि जो भी पार्टी आती, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने स्तर पे काम लाती, कोई ज़्यादा काम करवाती, कोई कम करवाती। वो पब्लिक पे किन के लिए अच्छा काम किया, किन के लिए बुरा काम किया। बाकी जो भी सरकार आती है अपने अपने वादे करती है, उनके स्तर पे काम कराती है। बाकी ऐसा कोई कुछ पार्टी कम कराती, कोई ज़्यादा करवाती। भाई काम लगभग गवर्नमेंट कोई किसी की भी कोई सरकार हो, काम सब चलाते हैं। भाई किस पार्टी का कम काम होता है, किसका ज़्यादा हो, उसका आंकलन करके पब्लिक वोटिंग करती है। अच्छा, यहाँ की पब्लिक का इस बार मन क्या है? इसका मन तो सरकार अपन क्या कह सकते हैं। अच्छा, आप नहीं कह सकते। चलिए, तो यहाँ पे कोई बड़ा काम हुआ पिछले 5 साल में? जैसे कि बताया कि 2 प्रोजेक्टों को रोक दिया गया यहाँ पे, इसके अलावा कोई बड़ा काम देखने को मिला आप लोगों को? नहीं, ऐसा बड़ा प्रोग्राम तो कुछ नहीं हुआ। बड़ा काम कोई नहीं। नहीं। अच्छा, परमाणु बिजली घर आने से क्या फायदा होगा यहाँ की जनता को? सब पब्लिक को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे हजारों बाद में रोजगार मिलेगा। मार्केट के अंदर बजट आएगा, उससे हर व्यापारी का बिजनेस चलेगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कुशलगढ़ के। ये कुशलगढ़ के अंदर कितना कामकाज कराया आपके यहाँ के सांसद ने? कोई कुशलगढ़ में काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, कोई काम ही नहीं हुआ? तो यहाँ के सांसद तो कह रहे हैं कि हमें बहुत प्यार मिल रहा है बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता से। कुशलगढ़ से तो बिल्कुल नहीं है। हमारे कुशलगढ़ में आज की तारीख में ये कंडीशन है कि पानी चला जाए तो लाखों पब्लिक हमारे है ना सुखी हो जाए। हमारा टोटल कुशलगढ़ क्षेत्र की जितनी भी पब्लिक है टोटल गुजरात में जाके वो अन्न पानी खा रही है। राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है हमारे कुशलगढ़ वालों को। पूरी पब्लिक आज अभी आई है तो सीधी अभी ओली नया सांसद कैसा होना चाहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए? सांसद कैसा होना चाहिए? बहुत बढ़िया होना चाहिए। नहीं, क्या खासियत होनी चाहिए सांसद में? कोई काम काज तो होना, हर तरीका का काम तो कम से कम गरीबों की बात तो सुनेगी कम से कम। सब अपने नेता बनने आने के बाद में अपनी बातें सुनते हैं। कोई नेता जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, टाइम ही नहीं है नेताओं के पास में। अच्छा, ये जो बांसवाड़ा है ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। इनकी आवाज़ जो है वो बताएगी कि यहाँ पर जो लोकतंत्र का महापर्व जब मनाया जाएगा, जब यहाँ पर मतदान होगा, तो इस जनता ने अपना मन बना लिया है और ये अपना सांसद इस बार कुछ नए तरीके से चुनने जा रही है ताकि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो समस्या है उनको प्रबल तरीके से जो है उनको तरीके के साथ लोकसभा में उठाई जाए और यहाँ की समस्याओं का निदान हो सके। तो ये हुई बांसवाड़ा की बात। अब हम बात करेंगे आगे डूंगरपुर की। सियासी सफर लगातार जारी रहेगा। अब ये कारवां डूंगरपुर पहुंचेगा तो ये सियासी सफर यूं ही जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं सियासी सफर पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता के मन में क्या है। तो चलते हैं सियासी सफर पे आगे की ओर। सियासी सफर जो है वो लगातार चल रहा है और इस सियासी सफर में हम उस सफर की तरफ बढ़ रहे हैं। किसान किस तरह से आज भी बैलगाड़ी के ऊपर सफ़र करता है। हमने रोडवेज़ की बस की, एसी कार का सफ़र किया, एसी बस का सफ़र किया, तमाम ट्रेनों का सफ़र किया, लेकिन आज ये सियासी सफ़र हो रहा है इस बैलगाड़ी पे। बैलगाड़ी का अपना इतिहास है इस देश को आज़ाद कराने से लेकर के और इस देश के किसान को समृद्ध बनाने तक। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं जो अपने घर से खेत की तरफ जा रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। बाबूजी, कहाँ के रहने वाले हो? बजवड़ा। हम रहने वाला पदम जी। अच्छा, तो आपके गांव के अंदर चुनाव आ गए, किस तरह का कामकाज कर रहे हैं नेता लोगों ने? क्या काम किया आपके गांव में? अरे कोई काम नहीं करते। क्यों? वो वोट मर देगा, इसको बाद इसको पेट भरेगा। वो लोगों को गरीब को देखना नहीं है। अच्छा। हाँ, तो हमारा किसान में अभी गौ का पानी का बहुत घाटा है। अच्छा, किसानों कैसे पूरा करेगा? अच्छा। हाँ, तो ये नेता लोग क्या वादे करते पूरे नहीं करते? के बात कर अभी गौ सब सूख गया। अच्छा। हाँ, पानी नहीं है? पानी नहीं है और बिजली बराबर मिलती नहीं है। हाँ, तो ये बताओ गांव के अंदर कैसा विकास होना चाहिए? वो पार्टी करी ने वो किसान लोग मर रहे। अच्छा। हाँ, कि ये मैं बढ़ाता हाँ। किसान लोग को बहुत परेशान है। हाँ। बाबूजी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मीना मौरी अच्छा, आपके इलाके के अंदर कितना काम कराया सरकार ने? कराइए साहब। कराया? क्या क्या काम हुआ है? हैं? हाँ,
क्या क्या काम कराया? हो कराया हमने कराई हूँ मैं अच्छा, फसलों के पूरे दाम मिलते नहीं मिलते? नहीं मिलते सब। क्यों? हाँ पानी बे पानी हो पाके। अच्छा, दिक्कत आती पानी के बिना? हाँ दिक्कत है। फसल पूरी हो रही नहीं हो रही? नहीं नहीं हो रही? હું તો આટલા થયા ગાँव से લડવાનો જ કાંટો પડી ગયું है। अच्छा, तो नेता लोग आते हैं चुनाव में, वादे करते नहीं करते हैं? કોને હું વાત કરે કોને જે નેતા लोग છે એનો टाइम આવે છે ને बोले हमारा जुगे आज जुगे हमने तो वाह अच्छा, वोट ले लिया और फिर नहीं आते? फिर नहीं आते। अच्छा, तो ये आपने वागड़ी भाषा के अंदर सुनने की कोशिश की कि आखिरकार गांव का हाल क्या है वागड़ के उस इलाके का, कि वागड़ क्या कहता है, वागड़ के दिल में क्या है। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट की पड़ताल यूं ही जारी रहेगी। आगे बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से कि आखिरकार बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, दिल में क्या है, और किस तरफ इस बार जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता जो है अपने भविष्य का फैसला करेगी। तो ये सफर यूं ही जारी रहेगा। आप चलते रहिए हमारे साथ इस सफर में, और इस सफर में और भी लोगों से हम आपकी बात कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासी सफर में जनता का मन क्या है। सियासी सफर का कारवां लगातार बढ़ रहा है डूंगरपुर की ओर। डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र, बांसवाड़ा डूंगरपुर को मिलाकर के एक लोकसभा क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ के नेचर के बारे में और यहाँ की डूंगरपुर के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। ये वो इलाका है, ये वो तस्वीर है जिसे हम दिखाना चाहते थे। पूर्व में यहाँ पर ये इस पुल का हादसा हुआ था जिसमें जो पुराना एक घटनाक्रम था। लेकिन हम आपको बता दें 1358 के अंदर डूंगरपुर की नगर की स्थापना जो थी वो राजा डूंगर सिंह ने की थी, और उसके बाद से लगातार यहाँ पर आदिवासियों के उत्थान के लिए सरकार और नेता और जनप्रतिनिधि काम करते रहे। यहाँ पर पहले राजा जो थे डूंगर सिंह वो यहाँ का राज चलाते थे, लेकिन अब यहाँ पर विधायक और सांसद अपनी अपनी जो रोज दिनचर्या है वो उससे गुजरते हैं और यहाँ के लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ पर इस वक्त हम लोग इस पुल पर मौजूद हैं। इस पुल के लिए ये कहा जाता है कि इस पुल के जो बहाव क्षेत्र, यहाँ से जो नदी निकल रही है वहाँ पर अवैध खनन बड़ी तादाद में होता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सामने की तरफ सहयोगी जो एहसान है वो दिखाएंगे आपको कि यहाँ की नेचर के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ये वागड़ का इलाका है, यहाँ की नेचर को बहुत माना जाता है और यहाँ की नेचर से ये के लिए कहा जाता है कि यहाँ की नेचर ने राजस्थान की सूरत को बदला है, इस इलाके की सूरत को बदला है। खैर जो भी है, लेकिन बात सियासी सफ़र की हो रही है, सियासत की हो रही है, तो इस सियासी सफ़र में लगातार ये कारवां बढ़ेगा और इस कारवे में हम जानने की कोशिश करेंगे, डूंगरपुर की पड़ताल करेंगे कि आखिरकार डूंगरपुर के अंदर क्या कुछ खास है और डूंगरपुर की जो सियासत है वो किस दिशा में जा रही है, क्योंकि ये नदी तो बह रही है, इस नदी का तो बहना तय है। ऐसे ही इस सियासत के अंदर मतदान भी होना तय है लोकतंत्र के महापर्व में, और जब मतदान होगा तो परिणाम आना भी तय है, और जब परिणाम आएगा तो सांसद कौन होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर का, इसकी पड़ताल जो है वो चल रही है और जनता जवाब देने का मन बना चुकी है, वोट देने का मन बना चुकी है। तो जारी रखते हैं अपना ये सफ़र और चलते हैं आगे डूंगरपुर की तरफ। सभी का सियासी सफर का कारवां पहुंच चुका है स्वच्छ डूंगरपुर में। वो स्वच्छ डूंगरपुर जो पूरे राजस्थान के अंदर अपना नाम रोशन कर चुका है सफाई में, लेकिन मतदान का प्रतिशत यहाँ का क्या होगा, यहाँ की जनता के मन में क्या है, लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है, इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे यहाँ की जनता से। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी जयेश से हम बात कर लेते हैं। जयेश, बांसवाड़ा डूंगरपुर का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है, क्या कहता है वागड़ इस बार डूंगरपुर की सियासत किस दिशा में जा रही है? लवली मैं बताना चाहूँगा, डूंगरपुर में आज़ादी के बाद से अब तक केवल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रही है, लेकिन इस बार मुकाबला रोचक होगा क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। जो नई पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी ने इस बार जो विधानसभा चुनाव में दस्तक देके दो विधायक चुनकर उनके आए हैं, तो उसको लेकर के एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी बनाया है। और इस बार भाजपा कांग्रेस के साथ में भारतीय ट्राइबल पार्टी भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है और त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। यहाँ कौन से मुद्दे होंगे राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए जो यहाँ पर मतदान को प्रभावित करेंगे? लवली, यहाँ पे जो आदिवासी बेल्ट है और 70% आबादी करीब जो है आदिवासी की है, इसमें जो इस बार भारतीय ट्राइबल पार्टी है जो आदिवासी समाज के नाम पे डूंगरपुर में आई है और एस्टेब्लिश हुई है, तो बहुत कड़ी टक्कर वो भाजपा और कांग्रेस को देने वाली है।
और जहाँ तक मुद्दों की बात करें तो चिकित्सा, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो आज भी यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हो पाई हैं। आज़ादी के 70 साल बाद दोनों पार्टियों के विधायक सांसद रहे हैं और दोनों पार्टियों का राज भी रहा है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, उसमें अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है डूंगरपुर जिला। देखिए, डूंगरपुर की बात आई, मूलभूत सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर क्या काम हुआ है सहयोगी ने बताया। अब आपको बताते हैं 21वीं सदी का ये वो डूंगरपुर है जो पूरी तरह से साफ तो है, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। और बस स्टैंडों से हमें यहाँ का बस स्टैंड काफ़ी सुथरा और यहाँ का शहर काफ़ी स्वच्छ नजर आया। अब डूंगरपुर की बात करेंगे तो डूंगरपुर के लोगों से बात करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे डूंगरपुर के बारे में, कोई राजनीतिक बात यहाँ पर लोग नहीं करेंगे। ये तमाम वो लोग हैं जो केवल डूंगरपुर की आवाज़ को बुलंद करेंगे और डूंगरपुर के अंदर क्या चल रहा है, डूंगरपुर की सियासत किस दिशा में जा रही है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे बाबूजी, आपका नाम क्या है और डूंगरपुर की सियासत इस बार क्या कह रही है, यहाँ की जनता का मन क्या है? मेरा नाम मुकेश द्विवेदी है। मेरा अपना स्वयं का एक व्यवसाय है और यहाँ की सियासत की बात करें तो सियासी पारा अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा है। जहाँ तक यहाँ की मूलभूत समस्या और आम पब्लिक की जो समस्या है उसमें चिकित्सा सुविधाएं हैं। चिकित्सा सुविधा में अभी भी हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। हमारे पूर्व सांसद ताराचंद जी भगोरा जी ने ये ज़रूर है कि उनकी पहल से यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, तो आशा करते हैं कि भविष्य में यहाँ की जो मेडिकल सुविधाएं कुछ सुधर सकती हैं, परंतु और प्रयत्न की आवश्यकता है। परंतु मूलतः हमारे यहाँ पर गरीब तबके का लोग रहते हैं, उनको रोज़गार की बहुत आवश्यकता है और रोज़गार के लिए ये पलायन करते हैं गुजरात की ओर। तो यहाँ रोज़गार के लिए अगर किसी प्रकार के कल कारखाने खुले और उनका कोई विकास हो तो ही यहाँ रोज़गार के लिए साधन उपलब्ध होंगे। आप बताएं, महिलाएं क्या सोचती है डूंगरपुर के बारे में, कैसा डूंगरपुर होना चाहिए? डूंगरपुर में यहाँ पर जो महिलाओं का जो सुरक्षा होनी चाहिए हर जगह, वहाँ पर सुरक्षा की बहुत ही कमी है। कई कई जगह भ्रूण हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, चैन सेकिंग हो रही है। बार बार कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे सांसद को ये होना चाहिए कि हर मतलब जनता से डायरेक्ट जुड़े, लेकिन हमारे जो अभी सांसद है वो कभी आज तक डूंगरपुर में आया ही नहीं, ऐसा लग रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा सांसद बने जो हमारे सभी महिलाओं के भी ध्यान रखे कि महिलाएं कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसको रोका जाए। अच्छा, महिला अत्याचारों को रोकने की यहाँ पर बात कहते हुए नजर आए। आप बताएं, डूंगरपुर का इतिहास क्या कहता है? बीजेपी कांग्रेस इस बार ट्राइबल पार्टी का कितना प्रभाव देखने को मिलेगा आपके इलाके में? इस क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में भी ट्राइबल पार्टी ने अपनी प्रभाव बताया है और लोकसभा चुनाव में भी ट्राइबल पार्टी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोनों राजनीतिक दलों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में भी उठाया और इस बार उठाना है, क्योंकि ये विशेष जाति के आधार पर मतदान मांग रहे हैं और ये बीमारी दोनों राजनीतिक पार्टियों में है। कोई गुजर, कोई जाट, कोई मीणा, हर चुनावों में जाति के आधार पर टिकटों का वितरण किया जाता है और जाति के आधार पर ही वोट मांगे जाते हैं। तो ये जो दोनों राजनीतिक पार्टियां जो देश की है बड़ी, उन्हीं ने इसको बढ़ावा दिया है, जिसका परिणाम आज उनको भुगतना पड़ रहा है। भाजपा भी भुगत रही है और दोनों को नुकसान होगा, दोनों को नुकसान होगा। और ये जाति के आधार पे जो एक नया उभार इस क्षेत्र में आया है, वो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र गुजरात, मध्य प्रदेश, इवन महाराष्ट्र तक भी वो अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने जा रहे हैं और संसद में 5, 10, 15 सीटें लाकर अपना प्रभुत्व जमाने का उनका प्रयास है। ये आप बताएं, यहाँ पर कौन से मुद्दे होंगे लोकसभा के चुनाव में जिनको देख करके जनता वोट कास्ट करेगी? मुद्दे तो सबसे पहले तो आगे भी सभी ने कहा है कि जैसे बेरोजगारी, यहाँ पे कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है जो बहुत बड़ी आवश्यकता है और इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी चाहिए, पानी का कोई सोर्स नहीं है। और बिजली, पानी और बिजली यहाँ पे जब आसपास में सोमकमला और इधर से कडाना डैम, दोनों बड़े बड़े डैम है। बैक वाटर यहाँ का जो पानी है वो गुजरात चला जाता है, लेकिन उसकी कोई ऐसी कोई योजना नहीं बना पाए अभी तक। पूर्व सांसद जो भी हो, अभी तक जितने भी सांसद बने, अभी तक कोई योजना नहीं बना पाई इस क्षेत्र के लिए। 21वीं शताब्दी जैसे कहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ सांसद ऐसा होना चाहिए रबर मोर की तरह न होवे कि जा करके हाथ खड़ा किया और बैठ गए। जो यहाँ के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो सांसद में जा करके बैठे और बताए कि यहाँ की क्षेत्र की समस्या हैं। ऐसा नहीं कि जाके बैठे, उपस्थिति दर्ज कराई और आ गए यहाँ पे क्षेत्र में गाड़ियों में घूमे। और हम ये सोचते हैं, आज का युवा वर्ग सोचता है कि सांसद ऐसा हुए जो यहाँ की समस्याओं को देखे, सुने, समझे और संसद में उसकी मांग उठाए। अच्छा, आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? कितने नंबर दे रहे हो यहाँ के सांसद को जो मौजूदा सांसद हैं?
मौजूदा सांसद को लगभग 6 नंबर दे सकता हूं मैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्होंने बांसवाड़ा के थे तो बांसवाड़ा सांसद के ही लगभग संसदीय क्षेत्र उन्होंने रखा, डूंगरपुर में कभी आकर के नहीं देखा। आप बताएं भैया, कैसा सांसद ढूंढ रही है इस बार लोकसभा में यहाँ की जनता? सांसद ऐसा हो जो लोगों के बीच में जाए, लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुने, ये नहीं कि अपने घर में ही बैठा रहे। ऐसा सांसद होना चाहिए जो आपसे पब्लिक के बीच में जाए, रोजगार का मुद्दा उठाए और लोगों से मिलता रहे, जिससे कि लोगों को भी लगे कि हमने जो चुना है वो एक्चुअल है। ये ना हो कि हमने वोट डाल दिया और फिर बाद में कुछ आ रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छा, युवाओं को कितना फायदा हुआ है? केंद्र की सरकार का कहना है कि हमने युवाओं के लिए बहुत काम किया, उज्ज्वला योजना के लिए बहुत काम किया। आपके जो मौजूदा सांसद है वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ की जनता से, हमारी पार्टी को बहुत प्यार मिल रहा है। तो यहाँ की जनता कितना क्या मानती, कितना काम हुआ है केंद्र की सरकार की योजनाओं का, कितना लाभ मिला है यहाँ के लोगों को? काम जो हुआ है वो अभी दिख रहा है। मैं अगर डूंगरपुर की बात करूँ तो अभी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो दिख रही हैं, बट एक्चुअलिटी में कुछ और होता है, दिखता कुछ और है। तो जो एक्चुअलिटी में जो बोलते हैं वो दिखना चाहिए, ये ना हो कि सांसद को कितने नंबर दोगे कामकाज के लिए? 10 में से 6 नंबर। 10 में से 6 नंबर दोगे आप भी? अच्छा, आप बताएं साहब, यहाँ के सांसद के कामकाज को लेकर के कई बार ये सवाल उठाया गया कि वो हमारे बीच में नहीं आते हैं। आप बताएं यहाँ के सांसद का कामकाज कैसा रहा आपके इलाके में? यहाँ के सांसद का काम वैसे तो ठीक है, लेकिन हमारी कुछ मांगे, जैसे कह सकता हूँ कि हम व्यापारी हैं, ये छोटा एरिया है, व्यापारियों के हितों के लिए अगर जो भी सरकार आए, जो भी सांसद आए, वो व्यापारियों के हितों के लिए कुछ काम करें। जैसे जीएसटी की प्रक्रिया, टैक्स प्रक्रिया, ये जो होती है, ये छोटे एरिया हैं साहब। यहाँ पे बिजनेस वैसे भी जैसे तैसे करके लोग मेंटेन करते हैं, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा और सरलीकरण से करना चाहिए। मतलब तो ये आगे हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी सरकार आए इस बारे में सोचे ही। कुल मिलाकर के लबोलुआब ये है कि यहाँ की जो जनता है उन्होंने अपना मन बना लिया है। वो किसको वोट देंगे वो फिलहाल नहीं बोल रहे, लेकिन यहाँ पर जब वोट कास्ट होगा, यहाँ के जब नतीजे आएंगे तो वो वाकई चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ का जो इतिहास है वो राजा डूंगर सिंह के ज़माने का इतिहास है। और जब डूंगर सिंह ने इस शहर की स्थापना की थी 1358 में, तब इस डूंगरपुर को जिस तरह से बसाया था, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं के साधनों के लिए लोगों ने अपनी राय को रखा है। और ये सियासी सफर अब लगातार जारी रहेगा। आगे हम बात करेंगे किसी और लोकसभा क्षेत्र की, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आगे बढ़ते हैं सियासी सफर पर, कारवा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे लोगों से कि आखिर लोगों के मन में क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सियासी सफर के कारवे में। सियासी सफर का कारवा पहुंच चुका है राजस्थान के अंदर झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर में। वो उदयपुर जिसे महाराणा प्रताप की धरती के नाम से जाना जाता है, वो उदयपुर जिसने वीरों को जन्म दिया, और वो उदयपुर जिसे मेवाड़ संभाग के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ संभाग की बात होगी, आज मेवाड़ की बात होगी, मेवाड़ की सियासत की बात होगी, क्योंकि ये सियासी सफर चल रहा है। आज जो सियासी सफर है वो फतेह सागर झील के अंदर चल रहा है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मेवाड़ की जनता के मन में क्या है। मेवाड़ के लिए ये कहा जाता है जिसने मेवाड़ जीता उसने राजस्थान की सत्ता को हासिल किया, लेकिन केंद्र के अंदर कितनी भागीदारी मेवाड़ की होगी, केंद्र के अंदर कितना अपनी राजनीतिक किस्मत को मेवाड़ चमका पाएगा, कितना मेवाड़ के लिए सांसदों ने काम किया, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सहयोगी कपिल श्रीमाली से बात कर लेते हैं, उदयपुर ब्यूरो चीफ हैं, उदयपुर संभाग को देखते हैं। कपिल, ये बताएं उदयपुर की सियासत जो है, उदयपुर लोकसभा सीट की जो सियासत है वो क्या कह रही है इस वक्त?
हाँ देखिए लवली, उदयपुर क्या लोकसभा सीट की जो सियासत है वो पूरी तरह से आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती है। आज़ादी के बाद से अब तक अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने आदिवासियों को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, आदिवासियों के विकास की बात की और ये कोशिश चुनाव में ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि अगर वे सत्ता में आएंगे तो आदिवासी व्यक्ति समाज की मुख्यधारा से जुड़ पाएगा, उसका विकास हो पाएगा, उसका जीवन स्तर बढ़ेगा। हालांकि इसमें सफलता दोनों ही पार्टियों को पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। उदयपुर की अगर बात करें तो पर्यटकों की नगरी है, ऐसे में यहाँ पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर, पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर काफ़ी सारे वायदे किए जाते हैं। B2 की श्रेणी उदयपुर को मिले, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है और पिछले 40 सालों से एक बड़ा मुद्दा उदयपुर में रहा है हाईकोर्ट बेंच की मांग का। हाईकोर्ट बेंच की मांग का मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बुनाती आई है, लेकिन इस पर दोनों ही पार्टियां काम नहीं करती आई है। पिछले 5 सालों में उदयपुर में कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स का जरूर यहाँ पर विस्तार हुआ है, रेल कनेक्टिविटी में कुछ ट्रेनें जो है वो नई शुरू हुई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के वायदे यहाँ पर किए गए थे जो अभी मांग बनी हुई है, जिसको लेकर अभी कोई काम नहीं हुआ है। और उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन जो कि शहर के विकास के लिए सबसे बड़ी जरूरत है, उसको लेकर बड़ा बजट जरूर मिला है, लेकिन अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया है। अभी तक वो काम पूरा नहीं हो पाया। अब बात होगी वादों की। वादे किए थे, वादे नहीं निभाए, वादे किए, वादे निभा दिए। क्या हुआ उदयपुर के अंदर? उदयपुर में कौन सा बड़ा विकास का काम हमने देखा? हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, उदयपुर के बारे में बताएं, उदयपुर का विकास क्या कहता है, कितना डेवलपमेंट देखने को मिला आपको उदयपुर में? देखिए, जिस जगह पे आप घूम रहे हैं वर्तमान में, ये सब आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाला जी की देन है, जो अभी इससे 5 मिनट बाद आप नेहरू गार्डन को लेफ्ट में देखेंगे। और सुखाला जी के बाद इस मेवाड़ का जो विकास किया वो गुलाब सिंह शेखावत जी, हीरालाल देवपुरा जी, हनुमान प्रभाकर जी के विजन के रूप में किया। अब लेटेस्ट में अगर आप बात करें, पिछले 5 साल 10 साल में जो केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें मेवाड़ को प्रतिनिधित्व दिया गया। डॉक्टर CP जोशी और डॉक्टर गिरिजा व्यास को सोनिया गांधी जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व दिया। और आपने देखा कि देवास 3rd और 4th में लगभग 432 करोड़ रुपया B2 को दर्जा देना। और जल जंगल जमीन का जो करंट में आदिवासियों का जो मुद्दा रहा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ जो ट्राइबल बेल्ट रहा है, ये मुद्दा स्वर्गीय राजीव गांधी के ज़माने से कांग्रेस के सांसद भैरूलाल मीणा जी बराबर इसको उठाते रहे। वर्तमान में रघुवीर मीणा जी भी इस मुद्दे को बराबर उठाते रहे, क्योंकि वो हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं और मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य भी हैं। और राहुल गांधी जी ने में उसको जल जंगल जमीन को मुद्दा दिया है। जो कुछ विकास का काम किया है, चाहे वो आज़ादी के पहले का हो, आज़ादी के बाद का हो, वर्तमान में हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, B2 को दर्जा देने की बात हो, देवास योजना में 432 करोड़ रुपये देने की बात हो, दक्षिण राजस्थान मेवाड़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल महाराणा भोपाल चिकित्सालय के नाम से उसको लेटेस्ट जितनी भी आधुनिकतम हॉस्पिटल का दर्जा देने के बाद वो सारी कांग्रेस की सरकार ने बराबर किया है। और तो जब पिछली बार अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो आपने देखा होगा उदयपुर में, दक्षिण राजस्थान में IIM का सबसे बड़ा कॉलेज भी अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार लेके आई है। चलिए, बहुत कुछ आया उदयपुर के अंदर। मेरे सपनों का शहर उदयपुर कैसा होना चाहिए आपके नज़रिए से? उदयपुर की बात करें तो कैसा उदयपुर होना चाहिए? उदयपुर निश्चित तौर पर सपनों का शहर मेरी दृष्टि में इस प्रकार होना चाहिए कि उदयपुर जिलों की नगरी है, पर्यटन नगरी है। तो यहाँ के कई छोटे बड़े 17 से ऊपर ऐसे पर्यटन स्थल हैं, उनको अगर निश्चित तौर से अच्छी तरह से विकसित किया जाए, उन पर विज़न और पूरा दम लगाया जाए, तो सरकार और हमारा उदयपुर क्षेत्र पर्यटन नगरी में नंबर 1 होगा। जिस तरह से वर्ल्ड वाइज इसका नाम नंबर 1 पे था और आज अभी इन 5 सालों में हम पिछड़ गए हैं, चाहे सफाई के मुद्दे पे हो, चाहे हमारा स्मार्ट सिटी के मुद्दे पे हो। आप बताएं, आपके नज़रिए से उदयपुर के अंदर कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर के आज भी दिन रात एक करनी पड़ती है जनता को? उदयपुर में सबसे अगर देखा जाए तो नदी नाले की जो व्यवस्था है, जो सड़कों की जो व्यवस्था है, पिछले 5 साल में अर्जुन बी मिलन ने यहाँ कुछ भी नहीं कराया है। सिर्फ उनको अपने मोदी जी के हिसाब से चलते रहे वो, और मोदी जी का विजन जो सब उनका जो विजन है भाई सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास नहीं, खुद का ही विकास करते हुए आए हैं। और यहाँ जो मूलभूत सुविधा है, नदी नाले सड़कें वगैरह, इस पर कुछ अगर मीणा साहब अगर कुछ काम करते हैं तो आज उनको ये देखना नहीं पड़ता और आज उनको इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। कितने नंबर दोगे आप अपने सांसद महोदय को? 10 में से 0 नंबर। 10 में से 0 नंबर। जनता में कहीं गुस्सा भी। आप बताएं, आपके नजरिए से कितना कामकाज देखने को मिला आपको मौजूदा सांसद का? यदि नंबरों की बात की जाए तो मेरे हिसाब से अर्जुन जी मीणा को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। उन्होंने निश्चित रूप से जो काम करके दिखाया है, वर्षों से कांग्रेस खाली सपने दिखाते रहे कि ब्रॉडगेज आएगा, परंतु हमारे सांसद महोदय ने पूरी ताकत के साथ लगकर यहाँ पर जो उदयपुर से अहमदाबाद की जो ब्रॉडगेज की योजना है उसको साकार रूप दिया है और निश्चित रूप से उसके काम पूरे होने की स्थिति में है। वहाँ पर सारे जो ब्रिज वगैरह सब बन चुके हैं, सब जगह ब्रॉडगेज बिछ चुकी है। युवाओं के लिए कैसा होना चाहिए उदयपुर? उदयपुर का युवा क्या सोचता है उदयपुर के बारे में?
उदयपुर के बारे में एक पर्यटन स्थल है और एक शिक्षा की नगरी भी है, और शिक्षा के विकास में डेवलपमेंट होना चाहिए और भी, और जैसे बाहर की जो सुविधा है वो भी वो यहाँ लागू होनी चाहिए। अच्छा, लागू होनी चाहिए। आप बताएं, युवा किस नज़रिए से देखता है उदयपुर कैसा होना चाहिए युवाओं के लिए? स्मार्ट सिटी के रूप में होना चाहिए, लेकिन अभी विकास कम है। स्मार्ट दिखने में स्मार्ट या कामकाज में स्मार्ट? कामकाज दोनों में स्मार्ट होना चाहिए। दोनों में स्मार्ट होना चाहिए। अच्छा, सांसद जो थे पिछले, उन्होंने कितना कामकाज किया? जो मौजूदा सांसद है आपके जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कितना काम किया आपके इलाके में? अभी 5 साल जो है सांसद अर्जुन जी मीणा, उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है, बहुत अच्छा विकास किया। बहुत अच्छा विकास किया। सांसद की छवि कैसी होनी चाहिए? एक सांसद कैसा होना चाहिए? जो जनता की सेवा करे और रात दिन मेहनत करे, तत्पर रहे सेवा करने के लिए। मेहनत करे। चलिए, अच्छी बात है, मेहनत की बात यहाँ पर आ रही है। और लोग हैं, और लोगों से भी बात करने की कोशिश होगी। आज आवाज़ बुलंद होगी उदयपुर की, क्योंकि आज बात हो रही है उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की। आप बताएं, कैसा होना चाहिए उदयपुर? सपनों का उदयपुर कैसा होना चाहिए? जिलों की नगरी उदयपुर है, तो यहाँ जिस तरह से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, जिलों की नगरी के होने के साथ साथ, एक युवा होने के साथ साथ, यहाँ पे जो शिक्षा के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होना चाहिए प्रमुख रूप से, उसमें भी हमें लगता है कि थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, सुखाड़ा यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद 1-2 यूनिवर्सिटी ऐसी है जो होनी चाहिए, कुछ बड़ी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ का जो ट्राइबल का बच्चा है वो बच्चा यहाँ पर पढ़ सके। दूसरा मुख्य जो मुद्दा है यहाँ का, वो रहता है रोज़गार का, कि यहाँ का हज़ारों आदिवासी युवा जो है वो रोज़गार के चक्कर में बाहर पलायन कर रहा है। कोई गुजरात जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, तो उस युवाओं को जो पलायन है, उस पलायन को रुकना चाहिए। तीसरा अमुक मुद्दा है यहाँ की कृषि भूमि जो भी है, जितनी कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि का पूरा यूज़ होना चाहिए। यहाँ पानी का पूरा इनको भरपूर यूज़ मिलना चाहिए। किसानों को पूरी चीज़ें, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सबको साथ लेके करना चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, सरकार हो, जिसकी भी सरकार हो, उन सबको साथ में लेके हर जगह हर विकास के मुद्दे पर इनको साथ रहना चाहिए। हर विकास के मुद्दे पर साथ रहना चाहिए। साथ कौन किसके होगा ये चुनाव बताएगा। आप बताएं, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए किस तरह का काम किया है यहाँ की जो सरकार थी, यहाँ के जो सांसद थे, उन्होंने किस तरह का काम किया केंद्र की योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में? देखिए, महिलाओं की यदि मैं बात करूं तो उसके लिए लेडी पेट्रोलियम और उज्ज्वला जैसी जो केंद्र की योजना थी, उज्ज्वला योजना, उसका राजस्थान में और उदयपुर में उसका लाभ मिला है। आदिवासी महिलाओं को उसका लाभ मिला है। प्लस अगर मैं लेडी पेट्रोलियम टीम की बात करूं तो महिला जो आम सड़क पर या ऐसे कुछ छेड़छाड़ की दुर्घटना हो जाती है तो वो पेट्रोलियम की जो महिला टीम है वो तुरंत पहुंचती है। तो इस तरह से महिलाओं को लाभ मिला है। और अगर युवाओं के लिए मैं बात करूं तो आई स्टार्ट जैसी योजना, आई स्टार्ट यानी कि जिसमें स्टार्टअप कंपनीज, अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो सरकार वैसी योजना लाई थी जिसमें अगर आपके पास आइडिया है तो आप रोजगार दो, इस लायक बनो। सरकार ने ऐसा काम किया है कि आप उस लायक बन पाओ। और अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उदयपुर शहर जो है वो शहर मेरा एशिया में जो 3rd नंबर पे आया है ब्यूटीफुल सिटी। इसका मतलब सरकार ने काम तो किया है, लेकिन फिर भी कहीं अगर कमी पेशी की बात करूं तो जैसे झीलें सूख रही है, इसमें नेचर का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे सरकार इसमें भी कुछ नहीं कर सकती है। सरकार ने जितना किया है काम उस हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट में किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी की मैं बात करूं तो जैसे कहीं कहीं सफाई अभियान की भी बात करता तो सफाई पे भी काम किया है, लेकिन इसमें लोगों को अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद वोटिंग की बात करूँ तो इसमें भी लोगों को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सरकार काम कर रही है और कौन नहीं कर रही है। यहाँ पे आपका जजमेंटल पावर, एजुकेशन लेवल उतना होना चाहिए कि आप उतना वहाँ पे वोटिंग के टाइम पे उतना दिमाग लगा सके। सिर्फ एक भेड़चाल में नहीं चल के, चाहे वो कोई भी सरकार हो, आप भेड़चाल में नहीं चल के आप पहले पूरा उसका आइडेंटिफाई करो कि क्या उसने काम किया है या नहीं। अच्छा, मेरे सपनों का उदयपुर कैसा होना चाहिए? मेरे सपनों का उदयपुर कैसा होना चाहिए नहीं, मेरा सपनों का उदयपुर है ये। जहाँ पर मैं बात करूँ, झीलों की बात करते हैं तो झीलों जो है लबालब भरी होती थी एक टाइम पे, लेकिन अभी नहीं है। वो होनी चाहिए और वो पूरा नेचर पे डिपेंड करता है। सफाई की बात करूँ तो सफाई में हमारा उदयपुर वर्ल्ड में नंबर 3 रैंक पे है। तो मेरा सपनों का उदयपुर पहले से है, जो कि क्योंकि यहाँ के बाहर भी जो लोग पढ़ के यहाँ से बाहर जाते हैं वो भी उदयपुर को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है, यहाँ की खूबसूरती ही ऐसी है। यहाँ की खूबसूरती ऐसी है, उदयपुर को आप लोग भी तस्वीरों में देख करके मिस कर रहे होंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे। और ये सियासत की जो बात है आज फतेह सागर से जो शुरू हुई है, ये सियासत की बात दूर तक जाएगी, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव हैं और लोकतंत्र के महापर्व में उदयपुर लोकसभा की सियासत किस करवट बैठेगी ये तो ये मतदाता चुनाव के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी लोकतंत्र के महापर्व में कुछ दिनों का और इंतजार है। तो बात हो रही है सियासत की, और सियासत का ये जो सफर है, सियासी सफर, इसका कारवां पहुंच चुका है उदयपुर में। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर है, लेकिन यहाँ के लोकसभा क्षेत्र की जो पहचान है वो आदिवासियों के नाम से भी होती है। बात चल रही है लगातार यहाँ के विकास कार्यों की, सांसद का रिपोर्ट कार्ड भी टटोला जा रहा है और केंद्र की योजनाओं के बारे में भी हम पड़ताल कर रहे हैं। आप बताएं, किस तरह से कामकाज किया केंद्र की सरकार ने उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए? सितमगर तुझसे वफा की उम्मीद होगी जिन्हें होगी, हमें तो ये देखना है तो जालिम कहाँ तक है। तो जिस तरह जुल्म, जिस तरह बर्बरता और जिस तरह
जनता को बर्बाद 5 साल की इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आज किया है, उसका नतीजा 3 विधानसभा चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनता ने जवाब दिया और इनको सत्ता से हटाया। अब आने वाले समय में जो अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बात चल रही है उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो अभी किसी ने बोला कि सबसे ज़्यादा उपस्थिति अर्जुन जी मीणा सांसद साहब की संसद में रही, तो जनता के बीच में हमारे उदयपुर संसदीय क्षेत्र में तो नदारद रहे। दूसरा, सबसे ज़्यादा सवाल उठाने की बात इन लोगों ने की, तो जो सवाल उन्होंने उठाए परंतु ज़मीनी स्थिति पे कोई काम उदयपुर में हो नहीं पाया। बात हो रही है युवाओं के रोज़गार को लेकर, तो युवाओं के रोज़गार के लिए कोई एक विकल्प, कोई एक चीज़, कोई एक काम उदयपुर संसदीय क्षेत्र में अगर बता दें तो मैं आज ही उनकी जीत डिक्लेयर कर दूंगा कि अर्जुन जी मीणा आज ही ये संसदीय चुनाव जीत चुके हैं। जनता क्या सोचती है उदयपुर को लेकर के? उदयपुर की जनता तो यही सोचती है भैया कि सबको रोज़गार मिले, सबको काम मिले, अच्छी शिक्षा मिले। इतना खूबसूरत शहर, जो राजे महाराजाओं ने इस शहर को इतना खूबसूरत बसाया, अगर यहाँ जो लोकल एजेंसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं वो एजेंसियाँ इस सुंदर शहर को सिर्फ संभाल लेती, इसका रखरखाव कर लेती, तो यहाँ कोई दूसरा निर्माण या दूसरा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। शहर बसा, बढ़ने के बाद जिस तरह अतिक्रमण हुए, जिस तरह नालों को काट के वहाँ प्लानिंग करके प्लॉट बनाए गए भूमाफियाओं द्वारा, और जिस तरह इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संरक्षण दिया, उसका नतीजा है कि आज शहर के पूरी तरह से हालात ख़राब हो चुके हैं। स्वच्छता के नाम पर अगर आप देखें तो स्वच्छता अभियान एक एजेंडा बना दिया चुनावी इन लोगों ने। सफाई व्यवस्था आप पूरे शहर की देख लो। आप बताएं भैया, उदयपुर के लोकसभा के क्षेत्र की जो जनता है उसके अच्छे दिन आ गए क्या? उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता के अच्छे दिन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के राज में ही आ सकते थे। अच्छा, आपके सांसद ने कितना काम किया आपके इलाके में? मैंने सांसद को 5 साल में मुश्किल से 5 बार कहीं मतलब मिनट 2 मिनट के लिए कहीं देखा होगा, उनको मैंने देखा भी नहीं है। उनकी उपस्थिति तो लोकसभा में थी बहुत जबरदस्त तो तरीके यहाँ दिखने का सवाल ही नहीं। और उदयपुर की जनता आज भी बहुत सारे कामों से महरूम है। आप बताएं, जनता के पैसे का कितना उपयोग कर पाई है यहाँ की जनता और कितना काम किया केंद्र के योजनाओं ने यहाँ पर? इन 5 सालों की बात करें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हमारे उदयपुर के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी से थे। वो जिस तरह से उदयपुर के लिए जो बजट आवंटित करा सकते थे, जो एजुकेशन का हब बनता जा रहा था यह शहर, जो पर्यटक नगरी होने के साथ साथ यहाँ की एक राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो पिछली सरकार गहलोत सरकार ने दी थी, उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी को भी बांसवाड़ा ले जाया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ के युवाओं को काफ़ी निराशा हुई। उसके साथ रोजगार के लिए यहाँ मार्बल मंडी जो है उसमें भी नए रिको क्षेत्र अर्जित करने और नई औद्योगिक इकाइयों के लिए हमारे सांसद का कोई विजन नहीं रहा। हमारे सांसद, आप जो बात कर रहे हैं लोकसभा में उपस्थिति रही, बिल्कुल सही बात है, लोकसभा में उनकी उपस्थिति रही। यहाँ के पार्षदों को वो प्रधानमंत्री से मिलाने, लोकसभा भवन का निरीक्षण कराने ले गए, लेकिन यहाँ के जनता के जुड़े मुद्दों उन्होंने कोई विजन प्रस्तुत नहीं किया। स्मार्ट सिटी में जरूर इस शहर का नाम आया। उदयपुर के अंदर कौन से बड़े काम होने चाहिए थे? उदयपुर में जितने भी काम बड़े होने चाहिए थे वो सब चल रहे हैं। सब चल रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, चलने भी चाहिए। आप बताएं, कैसा होना चाहिए उदयपुर का विकास, कैसा होना चाहिए उदयपुर में, कितना कौन से काम है जो होने चाहिए उदयपुर में अभी भी बाकी होना? एक तो रोड की मरम्मत और बस। अच्छा, लोकसभा का सांसद कैसा होना चाहिए, उसकी छवि कैसी होनी चाहिए? साफ सुथरी छवि होनी चाहिए, वो नित्य लोगों के काम करा सके, ऐसा हमारा सांसद होना चाहिए। ऐसे सांसद होने चाहिए। आप बताएं साहब, सांसद महोदय के कामकाज से यहाँ की जनता कितनी खुश है और कितनी नाखुश है? सांसद महोदय के जो काम है उससे हमें पता चला कि हमने रोज़ अखबारों में पढ़ रहे कि सांसद महोदय माफ़ी मांगते फिर रहे पूरे उदयपुर लोकसभा के अंदर। माफ़ी मांगने का कारण भी है कि उदयपुर जो हमारा मुख्यालय है, उदयपुर मुख्यालय से हमारे जो एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी सिटी थी जो गहलोत साहब ने यहाँ बनवाई थी, वो 62 चलेगी इनके 5 सालों में। और मैं तो यहाँ पे चीफ इंजीनियर की पोस्ट ही PhD की, आदिवासी इलाका पानी की बहुत समस्या रहती है। चीफ इंजीनियर की पोस्ट जो क्रिएट की थी गहलोत साहब ने, वो किरण महेश्वरी जो हमारे लोकल यहाँ उदयपुर की रहने वाली है, उनकी PhD मंत्रालय के रहते हुए वो यहाँ से वापस जयपुर चले गई। जो तीसरी बात, वैसे उदयपुर के अंदर अगर देखा जाए तो विकास कार्य दोनों पार्टियों ने मिला करके, दोनों ही दलों के यहाँ पर सांसद रहे, उन्होंने दोनों ने मिला करके कितना काम कराया, कुछ लाभ मिला है सांसदों के यहाँ के प्रतिनिधित्व का? मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अशोक गहलोत सरकार थी तब आपने देखा होगा कि नगर निगम बनाया गया, लेकिन जो B2 श्रेणी का जो दर्जा हम कई सालों से यहाँ से मांग रहे हैं वो हमें नहीं मिला। हाईकोर्ट की जो मांग है, अभी हमारे केंद्रीय मंत्री भाजपा के हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया हाईकोर्ट का। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सांसद महोदय का कितना कार्य
संतोषप्रद है। अच्छा, हाईकोर्ट कब आएगा, कुछ पता है आपको? हाईकोर्ट का प्रस्ताव भी सर हमारे सांसद महोदय या बीजेपी सरकार जो रही उन्होंने भिजवाई नहीं, केंद्रीय मंत्री खुद बीजेपी के कह रहे हैं कोई प्रस्ताव ही नहीं, हम कैसे हाईकोर्ट के बारे में बात करें? तो काम नहीं हुआ तो क्या जनता को जवाब देने का मन है? बिल्कुल जनता का जवाब देगी और इस बार कांग्रेस इस बार जनता जवाब देगी। आप बताएं, सतीश से बात कर लेते हैं। सतीश शहर की सियासत को, इस लोकसभा की सियासत को भी समझते हैं। सतीश ये बताएं यहाँ की राजनीति क्या कह रही है, क्योंकि ट्राइबल पार्टी ने भी दखल दे दिया है और बांसवाड़ा डूंगरपुर के इलाकों में जब हम जाकर के आए तो वहाँ ट्राइबल पार्टी का डूंगरपुर में खासा प्रभाव देखने को मिला। क्या उदयपुर के अंदर भी ट्राइबल पार्टी के कामकाज की चर्चा होती है? अगर होती है तो किस पार्टी को नुकसान हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि विधानसभा चुनाव में बीटीपी का जन्म हुआ, ये माना जाता है। आसपुर और 2 जो सीटें थी वहाँ पर खासा प्रभाव देखने को मिला और 2 विधायक इस बार विधानसभा चुनाव जो 2018 में हुए थे वहाँ पर 2 विधायक बीटीपी के रूप में चुनकर भी आए। बीटीपी जो स्थानीय आदिवासियों के विकास पर चर्चा करती है, उनके मुद्दों पर बात कर सियासत करने का काम करती है, वो पार्टी अब कितना प्रभाव उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में रखती है ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन जो लोकल मुद्दे हैं, आप उदयपुर को भी देखेंगे तो करीब 85% मुद्दा ये पूरा टीएसपी रिजर्व यानी एसटी वाला इलाका है। शहर को अगर हम छोड़ दें तो 8 विधानसभा लगभग इसमें है, 2 विधानसभा जो है दूसरे जिले की है। तो अगर आप बात करेंगे तो 8 विधानसभा इसमें है, उसमें कितना प्रभाव रख पाती है, क्योंकि 6 सीटें जो है वो एसटी रिजर्व्ड हैं और वो सीटें जो हैं स्थानीय आदिवासी के मुद्दों पर प्रभाव रखती है। तो ऐसे में भले ही शहर में ये प्रभाव ना रखे, लेकिन जो दूसरी 6 सीटें हैं वहाँ पे ये बीटीपी का इनके अपना प्रभाव इस बार डाल सकती है। हालांकि इसका प्रभाव कौन सी पार्टी को ज़्यादा पड़ेगा, अगर बात करेंगे आप बीजेपी को या कांग्रेस को, तो दोनों पार्टियों को लगभग बराबर इसका असर कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। दोनों को नुकसान होगा। उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर सांसद की उपस्थिति तो बड़ी ज़बरदस्त रही, लेकिन कामकाज कितना ज़बरदस्त रहा या नहीं रहा? देखिए, उपस्थिति को लेकर, कामकाज को लेकर लगभग मिला जुला सा माहौल यहाँ पर है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगर आप शहर की करेंगे तो शहर में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर डालेगा तो स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए कामकाज। सड़क बड़ा मुद्दा है उदयपुर के लिए। जो मतदाता अपने मत का उपयोग करेगा, कहीं न कहीं विकास इसमें कहीं न कहीं प्रभावी रहेगा और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते वक्त ये जरूर सोचेंगे कि जो विकास हुआ है वो हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़ा मुद्दा उदयपुर के लिए जो खस्ताहाल सड़कें हैं वो निश्चित तौर पर प्रभाव वर्तमान सांसद अर्जुन मीणा के लिए डालेगी। राष्ट्रीय मुद्दे कौन से हावी होंगे उदयपुर लोकसभा चुनाव में? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव पूरी तरह से शहर में माना जाएगा। आदिवासी इलाकों में कितना प्रभाव ये कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के दम पर आदिवासी इलाकों में जा रही है, कोशिश कर रही है रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर, सड़कों के नए बनाने के नाम पर और दूसरे जो वादे हैं, रोजगार सहित दूसरे जो वादे हैं उनके नाम पर जा रही है। ऐसे में बीजेपी का प्रभाव भी यहाँ पर कम नहीं माना जा सकता। हालांकि कांग्रेस का परंपरागत गढ़ रहा है ये पूरा इलाका, तो ऐसे में दोनों बार इस बार जो है कांटे की टक्कर मानी जा सकती है। कांटे की टक्कर होगी। सतीश, एक बात और जानना चाहेंगे, ट्राइबल पार्टी का इफेक्ट जो होगा वो मेवाड़ की तमाम सीटों पर होगा या वागड़ अंचल की सीटों पर ही रह पाएगा? देखिए, ये कह पाना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि 4 सीटें हैं। अगर आप देखेंगे तो बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला इलाका जहाँ पर कहीं कहीं निश्चित तौर पर प्रभाव है। इसके अलावा आप उदयपुर लोकसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 विधानसभाएं, 8 में से जो 7 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर कहीं कहीं ट्राइबल पार्टी का प्रभाव अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। ये कह पाना मुश्किल है कि लोकसभा चुनाव में कितना पड़ पाएगा, लेकिन कहीं न कहीं इस बार इस लोकसभा चुनाव में पहली बार विधानसभा चुनाव में जन्म कर आई पार्टी अब प्रभाव डालेगी। और ये चिंता जो है अब दोनों राजनीतिक दलों को है कि स्थानीय आदिवासियों के नाम पर मतदाताओं को प्रभावित किया जाएगा। मतदाता को प्रभावित किया जाएगा। ये उदयपुर लोकसभा क्षेत्र की बात हमने करने की कोशिश की। ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने उदयपुर की आवाज़ को बुलंद किया। उदयपुर की आवाज़ मतदान के दिन कितना बुलंद होगी, लोकतंत्र का महापर्व है, उदयपुर अपना योगदान कितना देगा, क्योंकि ये महाराणा प्रताप की भूमि है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन यहाँ के सांसद कौन होंगे, कैसे होंगे और किस तरह से जनता उन्हें चुनेगी, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। इस पर फिलहाल कुछ भी कहना उचित नहीं है। लेकिन उदयपुर शहर की इन वादियों में आकर के सियासत की बात करके हमें यह जरूर पता लगा कि फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दलों की जो नींद है मेवाड़ के अंदर, वो ट्राइबल पार्टी ने उड़ा रखी है। और शायद ये ट्राइबल पार्टी वागड़ के इलाके में कहीं ना कहीं वोटों में सेंध कितना लगा पाएगी या लगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में लगा दी थी, बड़ी सेंध जो थी उसका नुकसान दोनों पार्टियों को हुआ था। कैसी सरकार होगी, ये सियासत का सफ़र है और इस सियासत के सफ़र में बात होगी केवल जनता की। तो आगे बढ़ते हैं इस सियासत के सफ़र में और फतेह सागर की झील पर इस सियासत के सफ़र को ख़त्म करके आगे की ओर बढ़ेंगे मेवाड़ में, क्योंकि मेवाड़ का एक बड़ा योगदान देश की सरकार को, राजस्थान की सरकार को चुनने में होता है। तो सियासत के सफ़र में अब आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे और जनता से, क्योंकि सियासत के इस सफर में जनता का बड़ा योगदान है।